नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात दंगों में पीएम मोदी के खिलाफ साजिश के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी का बड़ा खुलासा। गोधरा कांड के बाद अहमद पटेल ने सौंपी थी साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी से बौखला रहा उद्धव गुट। संजय राउत का बीजेपी शिंदे सरकार पर हमला। कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूजे के लिए सिनेमा शुरू। मिशन 2047 की साजिश के खुलासे के बाद पीएफआई दफ्तर पर छापेमारी जारी। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा से भी जुड़े तार। पीएम मोदी ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, वोट के लिए देश में मुफ्त रेवड़ी बांटने का कल्चर घातक, इनसे रहें सावधान। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए इमरान खान की सत्ता परिवर्तन की साजिशों के दावे। अमेरिका पर फंडिंग और सरकार गिराने का लगाया था आरोप। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का, और पहली खबर में गुजरात दंगों की बात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के बाद लगातार दंगों में मोदी के खिलाफ साजिश करने वालों पर एसआईटी शिकंजा कस रही है। मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने बताया कि नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए रची साजिश के सूत्रधार कांग्रेस नेता अहमद पटेल थे। तीस्ता सीतलवाड़, आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार को इस साजिश को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था। इस प्लानिंग के तहत गुजरात की तत्कालीन भाजपा सरकार को भी अस्थिर करना था। डॉक्टर साहब, एसआईटी ने अब इस मामले में बड़ा खुलासा किया है और अहमद पटेल का नाम उसमें सामने आया है, तो किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई? देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ ने एक अर्जी लगाई थी, चूंकि वो जेल के अंदर है तो बेल के लिए उन्होंने अर्जी लगाई। तो बेल प्ली को अपोज करने के लिए एसआईटी ने कई सारे तथ्यों का खुलासा किया और ये बताया कि किस तरीके से अहमद पटेल के साथ इनकी मीटिंग्स होती थी, कांग्रेस के लीडर्स के साथ इनकी मीटिंग्स होती थी और दंगा के ऊपर राजनीति करना है, प्रधानमंत्री मोदी को फंसाना है, उनको जेल के पहुंचाना है। इसलिए पहले 5 लाख और उसके बाद 25 लाख रुपए दिए गए कि आप अपना ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये कॉन्स्पिरेसी आप जारी रखें। अब ये आरोप कोई सरकार की तरफ से या फिर एसआईटी की तरफ से नहीं लगाए जा रहे। ये खुलासे करने वाले लोग वो लोग हैं जो तीस्ता सीतलवाड़ के साथ पहले से काम कर रहे थे, जो इस तरह की लेन देन की मीटिंग में मौजूद थे। वो तमाम लोग जो अब तक ये माना जाता था कि तीस्ता सीतलवाड़ के ये दाहिने बाएं हाथ हैं, इस पूरी जो तथाकथित न्याय दिलाने के संघर्ष में ये तमाम मुस्लिम चेहरे अब तीस्ता सीतलवाड़ की सच्चाई बता रहे हैं। अब सवाल अहमद पटेल का नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन अहमद पटेल किसके कहने पे ये काम कर रहे थे? तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी की सहेली और अहमद पटेल सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र और यूं कहें एडवाइज़र इन चीफ। इतनी तूती बोलती थी यूपीए सरकार के दौरान अहमद पटेल की कि उनके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य ये माना जाता था कि ये सोनिया गांधी का फरमान है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी रची गई सोनिया की सहेली के द्वारा, इसमें अब सोनिया गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जो खुलासे एसआईटी ने किए हैं उसके बाद सोनिया गांधी समेत कांग्रेस पार्टी मुश्किलों में खड़ी नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में सियासी वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब संजय राउत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूजे के लिए सिनेमा शुरू है, लेकिन एक दूजे के लिए फिल्म का अंत क्या हुआ था सभी को मालूम है।
इनका भी राजनीतिक अंत ऐसा ही होगा। शिंदे गुट में गए सभी विधायकों ने राजनीतिक आत्महत्या की है। वहीं बीजेपी शिंदे सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखे जाने पर मंजूरी दी गई है। अब नामांतरण और नामांकन का ये प्रस्ताव विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में रखा जाएगा और प्रस्ताव के पास होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। डॉक्टर साहब, क्यों आखिरकार संजय राउत और उद्धव गुट मंत्रिमंडल पर इतना बौखला रहे हैं? एक दूसरे के लिए फिल्म के बारे में तो उन्होंने तो कह दिया, लेकिन इन लोगों ने जो फिल्म बनाई, दुश्मन बना दोस्त, और अब ये जो गाना गा रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा। दरअसल संजय राउत की दिक्कत ये है कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग फैसले ले रही है। अब ये पीड़ा इसलिए आज संजय राउत के मुंह से निकला क्योंकि राज ठाकरे के बेटे को मंत्री पद दिया जा रहा है जी। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को बनाया था मंत्री, अब राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के कैबिनेट के एक मंत्री होंगे, उनके बेटे। तो ये लड़ाई राजनीतिक के अलावा ये ईगो की लड़ाई, ये शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, आपने तो एक दूसरे के लिए कह दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने नहले पे दहला मारा और ये चुनौती दी है उद्धव ठाकरे को कि उनके साथ जितने भी एमएलए आए हैं, अगर उसमें से एक भी व्यक्ति कोई हार गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये कॉन्फिडेंस बता रहा है एकनाथ शिंदे का। साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से ये चुनौती भी दे दी कि शिवसेना का उनके खिलाफ जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे उसमें से कोई भी जीत नहीं सकेगा। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे को कैसे हराना है उस पर गौर करना चाहिए, ना कि संजय राउत से इस तरह की बेफजूल बयानबाजी दिलवाना चाहिए। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में बीजेपी की मजबूती को देखते हुए पूरा उद्धव गुट बौखलाने लगा है, जिसके तहत अब ये बयानबाजी की जा रही है। वहीं भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद इसका कनेक्शन मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा से भी जुड़ता दिख रहा है। पुलिस ने आरोपियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें एक नाम मुजफ्फरपुर के मजहरुल इस्लाम का भी है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में ट्रेनिंग कैंप होने का खुलासा हुआ है। साथ ही साजिश में पकड़े गए आरोपियों में से 3 की पहचान दरभंगा शहर के निवासियों के रूप में की गई है। डॉक्टर साहब, लगातार पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब जो छापेमारी हुई है उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, अब ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि हिंदुस्तान में पीएफआई हर शहर, हर जगह पहुंच गया है और वहां क्या हो रहा है, वहां मॉड्यूल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। पीएफआई एक इस्लामिक आर्मी हिंदुस्तान में खड़ा कर रहा है। दिक्कत यह है कि सरकार अब तक इनके खिलाफ कोई कड़ा, इसको कह सकते कोई कड़ी कार्रवाई अब तक ये लोग नहीं कर पाए हैं। दिक्कत पीएफआई के साथ नहीं है, दिक्कत हिंदुस्तान में फैसले लेने वालों, जिनके कंधों पे हिंदुस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा है, उनसे सवाल अब पूछा जाना चाहिए कि जब ये सब कुछ क्लियर हो रहा है, चाहे वो दरभंगा हो, पूर्णिया हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो निजामाबाद हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो अमरावती हो, जहां जहां तहकीकात हो रही है वहां वहां पीएफआई के नेटवर्क्स निकल रहे हैं और इनके डिज़ाइन क्या हैं, वो इनके मिशन 2047 2047 में ये क्या अचीव करना चाहते हैं, ये उनके दस्तावेजों से क्लियर हो चुका है। अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है ये समझ के बाहर है। जी बिल्कुल, बिहार टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद लगातार पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे होते दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र अब विकास की नई रफ्तार
छूने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, साथ ही एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों को ही गति नहीं देगा, बल्कि पूरे औद्योगिक गति को रफ्तार मिलेगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला और मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों को देश के लिए घातक बताया। डॉक्टर साहब, जो बयान पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर दिया है, तो उसके क्या मायने हैं? देखिए, पहली बात तो ये एक नया वर्क कल्चर प्रधानमंत्री मोदी लेकर के आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चित्रकूट तक पहुंचने वाला ये हाईवे समय से पहले बनकर तैयार है और 10 दिन 15 दिन नहीं, कई महीने पहले ही ये उद्घाटन के लिए तैयार है। तो ये अपने आप में बताता है कि आप किस तरह का वर्क कल्चर हिंदुस्तान में आपने डेवलप किया है। क्योंकि पहले सड़कों की घोषणा कोई और सरकार करती थी, टेंडर किसी और सरकार में होता था, बनता किसी और सरकार में था और उद्घाटन कोई और ही करता था। ये एक कार्य प्रणाली हिंदुस्तान की सरकारें जो सड़क बनाने का जो तरीका होता था, ये होता था। कई सारे ऐसे पुल हैं, ब्रिजेस हैं जिसको बनने में 20 साल 30 साल लग गए। अब वो कार्य प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी ने बदला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात उन्होंने कही वो ये कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाली सरकार से सावधान रहना चाहिए जी। अब ये सावधानी बीजेपी को भी रखने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि पड़ोस के देश में श्रीलंका में क्या हो रहा है, यही वहाँ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बैठे हुए थे। आपके पास, सरकार के पास इनकम का जरिया नहीं, आप कर्ज लेकर मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटेंगे, वो तो नहीं चल सकता। ऐसे में तो घर नहीं चलता, देश कैसे चलेगा? घर में तो फिर भी आसपास आपके परिवार के लोग मदद कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन वैसा देश हिंदुस्तान के जैसा जिसके सिर पे 2-2 दुश्मन बैठे हुए हों, तो ये चेतावनी बिल्कुल सही है। लेकिन ये चेतावनी सिर्फ विपक्षियों के लिए नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, ये सब के लिए ये घातक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली जो बात पीएम मोदी ने कही है, उसके बाद पूरा विपक्ष बौखलाने लगा है। आगे बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता परिवर्तन की साजिश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दावों को खारिज कर दिया है। खान को 10 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया गया था, लेकिन उन्होंने संसद के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। खान ने अमेरिका पर स्थानीय सहयोगियों की मदद से उनकी सरकार को बदलने का आरोप लगाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खान को बड़ा झटका दिया है और उनके सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्यों इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से यह झटका लगा और क्यों उनके दावों को खारिज कर दिया गया? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये इमरान खान पाकिस्तान का केजरीवाल है, ड्रामा करने में सबसे माहिर। सरकार गई, आपके पास संख्या नहीं थी, बहुमत की सरकार आपके पास पहले भी नहीं थी, आप अलायंस पार्टनर के साथ आप चल रहे थे। अलायंस पार्टनर्स पहले नाराज हुए। नाराज क्यों हुए? क्योंकि उनको लगा कि सरकार जो है वो महंगाई बढ़ा रही है, चीन के कर्ज में इतना दब गई है कि इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो इनको तो चुनाव आगे भी लड़ना होता है, डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही तो है नहीं। और जैसे केजरीवाल है उसी तरीके से इमरान खान, ही इज अ बैड लूजर। भाई संख्या नहीं है, आपकी सरकार चली गई। अब इसको मानने ना मानने और उसके ऊपर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देना कि आर्मी वाले मिल गए जी, सारे मिले हुए हैं जी, अमेरिका ने साजिश करके हमारी सरकार को गिरा दिया जी। तो सुप्रीम कोर्ट ये मसला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह के बेफजूल के आरोप जो है बिना तथ्य के आपको नहीं लगाना चाहिए। अब इमरान खान की मुसीबत ये है कि वो एक अनपॉपुलर लीडर के रूप में सत्ता के बाहर गए। सिंपैथी उनको लग रहा था कि पाकिस्तान की जनता की होगी, वो हो नहीं रही। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ये मालूम चल रहा है कि पैसे हैं नहीं। पाकिस्तान में महंगाई भी श्रीलंका जैसी हो रही है, रिसोर्सेज है नहीं, कर्ज इतना हो गया कोई और आगे कर्ज देने को तैयार नहीं। तो एक्सपर्ट्स तो यही बता रहे कि श्रीलंका जैसा हाल होना है। तो श्रीलंका जैसा हाल के जिम्मेदार कौन लोग होंगे? वर्तमान की सरकार होगी
या फिर जो अभी पिछले 4 साल से वहाँ पे सरकार चला रहा था वो, या उसके पहले, ये पाकिस्तान की जनता को तय करना है। जी बिल्कुल, लगातार इमरान खान अपनी सरकार गिरने के पीछे विदेशी साजिश होने का दावा कर रहे थे, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।